जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल कोर्स फॉर फोर्स में। और मैं हूं ऋषभ। तो जैसा कि आपने देख रखा होगा कि मैंने सेट 1 ज्योग्राफी कराया, आपको मज़ा आया, तो मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं पॉलिटी का सेट 1। अब जैसा कि आप पूछ रहे हो, बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे पर्सनली कमेंट करके या मैसेज करके कि सर टॉपिक वाइज वीडियो कराओ। तो मैंने पहले ही बताया कि टॉपिक वाइज मैं तभी कराऊंगा जब 10,000 आप सब्सक्राइबर पूरे कर देते हो, राइट। और ये सब मैं पहले ही बताया था कि एक बार क्लास शुरू हो जाएगा तो मैं बीच में ये सब बातें नहीं करूँगा। और कम से कम इस वीडियो पे 25 लाइक तो आप दे सकते हो। अगर अभी नहीं देना चाहते तो वीडियो के लास्ट में आप कंटेंट देखकर आपको अच्छा लगेगा तभी देना, राइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। आई एम ऋषभ कुमार सिंह। आई हैव कम्प्लीटेड BSc इन मैथमेटिक्स और मैंने इन सभी एग्जामों क्लियर किया है, आप देख सकते हो। इसमें एक दो मैंने छोड़ भी रखा है। और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन इंडियन आर्मी इन द कोर ऑफ ऑर्डिनेंस। देखो, आपके लिए मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, मैं फिर भी ड्यूटी के टाइम पे ही PDF बना लेता हूँ। और अभी रात को मैं सोने के समय डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो कम से कम एक देश के सैनिक के लिए तो 1 लाइक दे सकते हो। तो 25 लाइक में यहाँ पर डिमांड कर रहा हूँ मैं। 1,000-2,000 लाइक नहीं मांग रहा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखो पॉलिटी को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिटी सीखने के लिए अगर कुछ नहीं आता है तो एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है पेशेंस। आपके पास पेशेंस रहेगा तभी सीख पाओगे। और बिलीव मी, बहुत ही आसान है पॉलिटी। पॉलिटी सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जो 4 है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसमें सबसे ज़्यादा यहीं स्कोर कर सकते हो। लेकिन बशर्ते आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत होने वाला है कि कुछ मैं वर्ड बोलूँगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं उसका मीनिंग समझाते चलूँगा। इसलिए मैं इस वीडियो में कम क्वेश्चन लिया हूँ ताकि मुझे ज़्यादा समझाना है। पहला क्या है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तैयार करना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, उससे पहले मैं बता दूं कि किसी एक ऑप्शन को कट कर लो। यहाँ पे एक सही आंसर जो है मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता ही देता हूँ पहले। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लो। ड्राफ्टिंग कमेटी एक ऐसा कमेटी था जिसके पास पूरी जिम्मेवारी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। इसीलिए आप सुनते हो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रेय दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था ड्राफ्ट करने का। उसमें भी उसके क्या थे, वो नॉमिनल हेड थे, मतलब उसके वो चेयरमैन थे। टोटल कितने लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7 लोग, इंक्लूडिंग भीमराव अम्बेडकर। तो 6 लोग। बाकी कौन कौन हो जाएंगे? एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, इन माधवराव। किसको रिप्लेस किया था? BL मित्तर को, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था, दिख रहे हो रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। और TT कृष्णमाचारी किसको हटाए थे, रिप्लेस किए थे? DP खेतान को, जिनका निधन हो गया था। तो 7 लोग थे। और पूछ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेट किया गया था, कब सेटअप किया गया था, वो अस्तित्व में कब आया? तो 29 अगस्त 1947। ऐसे याद रख सकते हो, जिस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, ध्यानचंद्र जी का बर्थडे होता है, उसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी सेट किया गया था। अब देखो, मैं फिर से पहले ही क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या ऐसा हुआ कि सीधे संविधान बनने लगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब अंग्रेज़ों को लगा कि हमें भारत से अब जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि देख भाई, तुम अपना देश खुद से चला, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक बनने वाला था। उस समय के लीडर्स का यही मानना था। तो एक कैबिनेट मिशन आया, जो मैंने आगे क्वेश्चन भी लिया है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। उन्होंने एक प्रपोजल लेकर आया, एक प्रस्ताव लेकर आया कि आप लोग इस दिशा में कॉन्स्टिट्यूशन बना लो तो ठीक रहेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उस समय हमारे देश में तो चुनाव उनाव का सिस्टम था नहीं। तो देश की आबादी कितनी थी? 389 मिलियन, लगभग 38 से 39 करोड़। तो हर 10 लाख में से 1 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। आज क्या होता है, हमारे जो लोकसभा के जो MP होते हैं, वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज़ बन के वो बैठे हुए हैं, मतलब हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी तरह से उस समय डायरेक्ट इलेक्शन ना हो करके एक तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन हुआ, मतलब कि एक समान अनुपातीय चुनाव पद्धति के जरिए लोग चुन के गए। अब कितने लोग चुन के गए? जैसा मैंने बता दिया, 389 लोग चुन के गए। अब असेंबली का मतलब क्या होता है? एक सभा। तो एक सभा होगा ना वहाँ पे, उसमें बहुत सारे लोग जाके बैठेंगे। लोकसभा मतलब बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो 389 लोग आए। तो क्या 389 लोग चुन के आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय 200, उसमें से टोटल उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 389 में से 296 तो थे वो ब्रिटिशर्स के थे, जो अंग्रेज के जो कब्जे वाले इलाके थे। वहाँ पे तो वोटिंग हुआ, वहाँ पे तो लोग चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुने, वही डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुआ था, याद रखना है। लेकिन 93 जो ऐसे
क्षेत्र थे वो प्रिंसली स्टेट के, राजे रजवाड़े के थे, तो राजा रजवाड़ा तो चुनाव नहीं करा सकते राजा महाराजा, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन भेजने को सहमत हुए कि हम किसी भी लोग को भेज देंगे। लोगों ने कहा ठीक है, आप किसी को भी भेज दो, आप वैसे भी राजा हो। 296 पे चुनाव हुआ। आप जानोगे यहाँ पे 208 पे कांग्रेस ने जीता था, 73 पे मुस्लिम लीग जीती और 15 इंडिपेंडेंट था। छोटे छोटे और दल थे, इसे हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, राइट। यही उस समय का चुनावी समीकरण था। अब बहुत सारे लोग चुन के आ गए। आज भी हमारा पार्लियामेंट देखते हो, कांग्रेस के, बीजेपी के और शिवसेना के बहुत सारे पार्टीज़ के वहाँ पे एमपी हैं। तो कोई ना कोई उससे लीड करेगा, कोई ना कोई उसे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसमें से फैसला लिया गया। फैसला कब लिया गया, एक मिनट मैं बैक करता हूँ फिर से। फैसला लिया कि सबसे बुज़ुर्ग जो लोग व्यक्ति हैं उसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें इंटरिम मतलब अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। ये कब की बात है, 9 दिसंबर 1946। इसी दिन पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, कहानी सुनते रहना है सब, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट, जो उसको हम बोल सकते हैं, इनको परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बना लिया गया, अस्थाई सदस्य किसे बना लिया गया, अस्थाई से अस्थाई सदस्य किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसीलिए क्वेश्चन आता है बार बार कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 1 दिन या 2 दिन के लिए हम सच्चिदानंद सिन्हा को नहीं बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरह से उस समय समीकरण हुआ था। अब देखो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, कोई इसका एडवाइज़र था, तो पूछ लेता है कभी कभी कि हुआ द एडवाइज़र ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो BN राव साहब एडवाइज़र थे, कुछ ड्रॉटमैन थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे एक तरह से संविधान सभा में लोग मिलके काम कर रहे थे। इतना समझ में आ गया। देखो फिर से मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। मुस्लिम लीग संविधान सभा का भाग न बन पाई, उसने पाकिस्तान का ऐलान कर दिया कि अलग पाकिस्तान बनेगा। तो हमारे पास शुरू में 389 जो हमारे पास सीट्स थे, मेंबर्स थे, वो घट के कितने आ गए, 299 पे आ गए। समझ में आ रहा है, 299 पे आ गए। अब 299 हमारे पास बचे हुए हैं, मतलब पूरे इंडिया में अब 299 ही सीट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो। इसमें से भी तो कुछ राजे रजवाड़े होंगे, तो हाँ बिल्कुल 229 अंग्रेज के इलाके से आने वाले लोग थे और 70 राजे रजवाड़े। फिर से यहाँ समझ लो, स्टार्टिंग में क्या था, 389, इसमें से 389 में से 296 ब्रिटिशर्स के, 93 राजे रजवाड़े के। अब क्या हो गया घट के, जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया 299, यहाँ हो गया 229 और ये 93 घट के हो गया 70। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन में इतना समय लिया क्योंकि आपको मैं एक समझाना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या था। समझ में आ रहा है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, आपको याद रखना है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैंने बता दिया, 29 अगस्त। अगले क्वेश्चन देखो, मैं टाइम लिया ताकि अब आगे क्वेश्चन स्मूथली हो जाए। अब आया ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा वाज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। अभी मैंने बताया है कि कैबिनेट मिशन, मैंने बताया ना कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें 3 लोग आए थे, मैंने तो ये भी बताया है। 3 लोग कौन कौन से आए थे, क्रिप्स आया था, एक एलेक्जेंडर था और एक लॉरेंस थे। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन लेके आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि देखो ऐसे ऐसे काम करोगे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे बनाया गया था। याद रखना है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्टेड ऑन विच डेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वर्ड पे ध्यान देना है। इस वर्ड को जो समझ गया वही इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। इनैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट कब हो गया, मतलब कि उसके कुछ कुछ फीचर्स कब लागू हुए। देखो भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में मिलकर तैयार हुआ था। टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे बनाने में, ये भी याद रखना है, लक्ष्मीकांत की बुक में दी गई है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और कुछ कुछ प्रोविज़न्स उस समय जो संविधान बनाकर बन चुका था वो लागू भी हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से संविधान कमिटमेंट कब हुआ,
कमेंसमेंट कमेंसमेंट जो संविधान का हुआ वो था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इनेक्ट कब हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब देखो 26 26 26 हर बार क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। उसी समय पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। वही 26 तारीख था उसमें, 26 नवंबर का। इसलिए ही एक होता है ना फिगर, एक डेट ऑफ फिगर, ताकि हमारे पिछले यादें को हम रिलेट कर सकें। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम इनेक्ट किए और 26 जनवरी 1950 को हमने कमेंस किया, मतलब लागू कर दिए पूर्ण रूपेण से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। अब देखो ये बोरो फीचर है। हमने देखो संविधान जब बनाना शुरू किया तो बहुत सारे देशों से कुछ कुछ अच्छी बातें सीखी भी हमने, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के कानूनों से भी मैंने, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत कुछ ली। तो देखो कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं, ये बताना है। कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ये आता है बार बार यूपीएससी में कि पूछ सकता है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है यूएसए, अमेरिका के संविधान से क्या लिया है। देखो अमेरिका के संविधान से मैं बोलता रहूँगा, आप उससे लिखते चलना, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में तो मेंशन नहीं कर सकता था कि छोटा सा पेज होता है। देखो पहला क्या है, फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल, बिल्कुल सही है। हमने फंडामेंटल राइट और प्रीएम्बल भी लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान जो होना चाहिए वो लिखित रूप में होना चाहिए, वो भी हमने लिया है। प्रीएम्बल मैंने बता दिया, फंडामेंटल राइट बता दिया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से अगर कोई अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर से पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी संतुष्टि नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि रिव्यू कीजिए, अपने फैसले को रिव्यू कीजिए। रिव्यू देखते हैं ना, डीआरएस क्रिकेट में होता है। एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, राज्यसभा में सीट किस तरह से बटेगा, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। समझ में आ गया। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, एक सीनेट होता है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो उसी तरह से हमने सीनेट जो होता है वो हमारा राज्यसभा है, हाउस ऑफ कॉमन क्या है, हमारा लोकसभा है। पोस्ट ऑफ क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का भी पद हमने अमेरिका से लिया है। प्रेसिडेंट जो होगा कमांडर होगा, चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मतलब कि राष्ट्रपति के अधीन ही आर्मी नेवी एयरफोर्स होगा, वो भी हमने लागू किया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, मतलब महाभियोग, हम सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हमें हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, तो आर्टिकल 61 में दिया गया है, राइट। जो प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं वो इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग, वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो इतना कुछ हमने अमेरिका से लिया है। मैंने अभी 2-3 ही लिखा हूँ, लेकिन मैंने बताया इतना कुछ अमेरिका। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन के पास संविधान तो है लेकिन लिखित रूप में नहीं है, लेकिन उनके से हम संविधान से क्या लिए हैं कि बाई कैमरलिज्म, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है कि पार्लियामेंट जो होगा सबसे पावरफुल टूल होगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने ब्रिटेन से लिया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा लिया है, ठीक है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, मतलब किसी भारत के अगर नागरिकों के पास अगर नागरिकता है तो सिर्फ भारत की हो गई। अगर कल को अमेरिका का नागरिकता लेगा तो भारत का नागरिकता, उसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पद हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जैसे पोस्ट ऑफ CAG, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 वाला। इसके अलावा रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मैंने बहुत कुछ बता दिया। फ्रांस से हमने क्या लिया है, वर्ड ऑफ लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सुन लो, कि अगर किसी देश का अगर नॉमिनल हेड है, मतलब कि सबसे हेड है, कौन है हेड भारत में, प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होता है उस देश को हम बोलेंगे रिपब्लिक। इंडिया का पूरा नाम क्या है, इंडिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंग्लैंड का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड क्यों नहीं है, क्योंकि उसका सबसे हेड व्यक्ति है वो मान लेते हैं महारानी है, और महारानी का वहाँ चुनाव नहीं होता है। समझ में आया। पाकिस्तान का सबसे नॉमिनल हेड कौन है, वहाँ का प्रेसिडेंट, उसका चुनाव होता है। इसलिए पाकिस्तान का क्या नाम है पूरा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक है ना। जर्मनी से हमने क्या लिया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी लगाएंगे तो हम फंडामेंटल राइट को किस तरह से हटा सकते हैं,
तो ये गलत है। इमरजेंसी प्रोविज़न नहीं लिया, इमरजेंसी प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है, लेकिन इमरजेंसी के समय में हम कैसे हम मौलिक अधिकार को, मूल अधिकार को हम किस तरह से हम खारिज कर सकते हैं, वो हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूएसएसआर, रसिया के संविधान से क्या लिया, 5 ईयर प्लान, इसे लिखते रहना, 5 ईयर प्लान। रसिया के देखो क्या है, बोर्ड फीचर लिख लेना, उसके अंदर सब लिखते रहना। 5 ईयर प्लान, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने रशिया के संविधान से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आर्टिकल हमारा 51A में है, ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारे देशों से और कुछ भी लिया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम ले सकते, हम बात करें कनाडा का, कनाडा से हम अगर बात करें तो पोस्ट ऑफ गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर वो किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। हम अगर बात करें जापान से और ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या बात किया गया, पहले ऑस्ट्रेलिया देख लो। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, मतलब कि वैसा सूची जहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगी। ट्रेड यूनियन भी लिया गया है, ठीक है। जापान से लिया गया है कि वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने बहुत कुछ बता दिया, इतना बताना नहीं चाहिए था। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आर्टिकल 15 क्या कहता है, सुनो, पार्ट 3 में, संविधान के पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में है, यानी कि 15 भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो 15 क्या कहता है, 15 बोलता है कि इस देश में रहने वाले किसी भी लोग का RCSP के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। मतलब क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे उनका हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है, चलो ये आंसर हो गया ना। और इसको देख लो, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब किसी को छुआछूत से हमें भेदभाव करने की आज़ादी नहीं है, वो आर्टिकल हमारे पास 17 में है। राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 में है। डिफिनीशन ऑफ लॉ आर्टिकल 13 में। मैं कराऊंगा, याद भी करने का टेक्निक बताऊंगा। आज मैंने सिखाया ना कि RRCSP के आधार पे किसी भी लोग का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, वो है आर्टिकल 15 में। अगला क्वेश्चन को देखो, हु कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, यकीन मानो ये क्वेश्चन जो कर देगा ना, मैं मानूंगा कि उनका एक बेहतरीन लेवल का उनका पॉलिटी है, बहुत ही बेहतरीन। ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से, वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ, मैं करवाता हूँ। पूछ रहा है कि हु कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट नहीं कर सकता है, तो पहले जान लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन करता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, ध्यान सुनना, इलेक्टेड मेंबर नॉट नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, मतलब दिल्ली वाले और पुडुचेरी वाले विधायक भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ इलेक्टेड, जैसे कि हमारे 12 MP राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं तो वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। तो हु कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर क्या वोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या कंडीशन है, एक तो उस पार्टी के पास मेजोरिटी होनी चाहिए, और जो बंदा जो देश का प्राइम मिनिस्टर है वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी न किसी सीट से वह एक मेंबर भी होना चाहिए। तो अभी मोदी जी देखो बनारस से भी हैं, वो यहाँ पे बनारस से क्या है, वो MP हैं। तो मैंने पहले बोला वो इलेक्टेड MP है, मतलब लोगों ने उनको वोट दिया है तो वो वोट दे सकते हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट दे सकता है, तो आंसर होगा नहीं। हमें पूछ रहा है कौन नहीं दे सकता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तो मैंने ही बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर वोट देंगे, नॉमिनेट नहीं दे सकते हैं। अगला क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जो भी राज्य है जहाँ पे विधानसभा है, मतलब कि यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री इन द सेंस कि मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की UT है, फिर भी वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो वहाँ के जो भी विधायक होंगे वही वोट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। अब क्या यहाँ पर लॉजिक अभी भी देखो, क्वेश्चन में पहले बोला ट्रिकी क्यों है,
क्योंकि क्या मुख्यमंत्री वोट दे सकता है क्या? सोचो ध्यान से। क्या ममता बनर्जी, या ममता बनर्जी से मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल आप ले लो कि कोई भी एक मुख्यमंत्री हरियाणा का हो, गुजरात का हो या किसी और राज्य का, वो भी तो चुनाव लड़के आते हैं ना, विधायक का चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं? तो क्या वो वोट दे सकते हैं? तो विधायक अगर है मुख्यमंत्री साहब तो वोट दे सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी आंसर सही होगा। तो फिर इसमें से गलत कौन है? देखो गलत क्या होगा कि कई बार मुख्यमंत्री जो होते हैं वो चुनाव न लड़के और वह पिछले दरवाजे से ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे कि ममता बनर्जी अभी बंगाल में नंदीग्राम में चुनाव हार गई, तो क्या मुख्यमंत्री नहीं है? बिल्कुल हैं। लेकिन फिर से अगर उस राज्य में विधान परिषद हो, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो किसी भी जगह से चुनाव नहीं लड़े हैं, मतलब कि वह विधायक नहीं है, लेकिन वह विधान परिषद में वह मेंबर हैं। विधान परिषद में क्या है? नीतीश कुमार जी मेंबर हैं। तो इस आधार पे वो क्या है? सीएम है। लेकिन अगर सीएम होना उनका विधान परिषद से है तो सीएम साहब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वही लोग वोट दे सकते हैं जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद से नहीं। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं विधान परिषद से भी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी विधान परिषद से हैं। जैसे कुछ राज्यों में विधान परिषद है, मैं बता देता हूँ। बिहार, इससे पहले जम्मू कश्मीर में था, मैं उसका बात नहीं करूँगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटका। ये कुछ ऐसे राज्य हैं, 6-7 राज्य हैं, पहले 7 थे तो अब 5 ही बचेंगे। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे आज भी विधान परिषद है, और बंगाल में भी हो सकता है कि विधान परिषद हो जाए। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कितना ट्रिकी था? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टर्म ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज, किसी राज्य के राज्यपाल का कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल एक बार, लेकिन 5 साल, 6 साल, या क्या क्या होगा? यहाँ पे देख लो। सही आंसर क्या होगा कि गवर्नर की कोई सीमा नहीं होता है, प्रेसिडेंट की इच्छा तक वो गवर्नर बने रह सकते हैं। समझ में आया? अभी हाल फिलहाल में बहुत राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं, राइट? तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कौन राज्य के कौन से गवर्नर बने हैं। इसके लिए आप कमेंट करना। इससे पहले अभी क्वेश्चन आया है कि किसका कार्यकाल कितना है, तो जानते हो प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, ये कितने होते हैं? 5 साल। एमपी का, एमएलए का 5 साल। ये तो बहुत आसान है, ये पूछेगा भी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट का ही यहाँ पे 5 साल। एक होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इन सभी के जो भी चीफ होते हैं, इसके प्रेसिडेंट होते हैं, इसके चेयरमैन बोल लो, उनका कार्यकाल 6 साल होगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका कार्यकाल कितना होगा? उनका कार्यकाल होगा 6 साल, नहीं तो अपने 65 साल की उम्र आते आते तक। अब समझो कि कोई व्यक्ति अगर 59 साल की उम्र में बना अगर UPSC का चेयरमैन, तो वो 6 साल रह सकता है। कोई अगर 62 साल की उम्र में बना तो ऐसा नहीं कि 6 साल, 68 साल तक जाएगा, वो 3 साल तक, क्योंकि 3 साल बाद 65 की उम्र आ जाएगी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल तक, लेकिन इनका 6 साल फिक्स नहीं है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना होता है? 62 साल की उम्र तक या 6 साल। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इनके कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होते। ये प्रेसिडेंट की इच्छा तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। मैंने 6 साल और 65 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ बनाया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चुनाव आयोग की सबसे जो टॉप लीडर होते हैं, टॉप जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके बारे में कह रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमीशन, UPSC चेयरमैन, और CAG 148 आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारे जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके मैं टॉप जो चीफ होते हैं, उनके चेयरमैन होते हैं, उनके भी मैंने कार्यकाल कराया। तो इस वीडियो में अगर आप दोस्तों ध्यान से देखो तो मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराया, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें अगर समझ में आपको नहीं आई हो उससे आप फिर से पूछ सकते हो। 40% जिसको भी समझ में आया, आई एम श्योर दे आर डूइंग डैम गुड, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पूरा भरोसा है कि आज से मैं अगर 8-10 वीडियो लगातार मैं बनाऊंगा तो मोमेंटम गेन आप कर लोगे।
कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप 8-10 क्वेश्चन खुद करने लगोगे। टॉपिक वाइज मैं बता चुका हूँ मैं कब से करवाऊँगा। 25 लाइक देते हो तो इस सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। डाउट आपका मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा टाइम मिलने पर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं पोल देते रहता हूँ, तरह तरह के क्वेश्चन कराते रहता हूँ। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो, 2-4 दोस्तों को शेयर करो यार कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा कंटेंट मिलता है। कोई भी यहाँ पे फालतू लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब जिनका ज़िंदगी में कोई सिलेक्शन ना हुआ या बेरोज़गार होकर यूट्यूब से पैसा कमाना चाह रहे हैं, ये भी नहीं। बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। वीडियो करता हूँ यहीं पे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।